हाय फ्रेंड्स, एचआरएम यूनिट 2 का पार्ट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसका जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो बेंचमार्किंग है। तो एक नंबर का पूछ सकते हैं कि बेंचमार्किंग क्या होता है। सो बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द बिजनेस प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स इंक्लूडिंग कॉस्ट, साइकिल टाइम, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी टू अनदर दैट इज कंसिडर्ड एज लीडर। यानी अगर बहुत सिंपल भाषा में बोले तो मान लीजिए आप मार्केट में, आपकी कोई दुकान है, ठीक है। आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट आप बेचते हैं, उसकी कैसी क्वालिटी, और मार्केट में एक बहुत फेमस दुकान है जिसको मार्केट का आप लीडर बोल सकते हैं। तो आप अपनी दुकान का कंपैरिजन उससे कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या फ़र्क है। हमारी प्रोडक्टिविटी, मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कुछ सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और जो लीडर है उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क है। तो जो आप कंपैरिजन करते हैं वही होता है आपका बेंचमार्किंग। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं अपने बिजनेस प्रोसेस और परफॉर्मेंस मैट्रिक को किसी मार्केट के लीडर से, और वो आप ही की इंडस्ट्री का होना चाहिए। अगर आप फूड इंडस्ट्री में तो आप कंपैरिजन फूड इंडस्ट्री वाले से करेंगे। मार्केट में बेस्ट फूड इंडस्ट्री वाला कौन सा है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई क्लास है, वहां पे मान लीजिए 50 बच्चे, तो उसमें से क्लास का मॉनिटर है एक जो क्लास में फर्स्ट आता है, तो बाकी बच्चे अपना कंपैरिजन, अपने मार्क्स का कंपैरिजन उस फर्स्ट वाले बच्चे से कर रहे हैं। वो हो जाएगा आपका बेंचमार्किंग, यानी एक स्टैंडर्ड जिससे आप खुद को कंपेयर कर सको। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस प्रोसेस और परफॉर्मेंस को मार्केट का जो लीडर है उससे कंपेयर किया जाता है। इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में आपका कॉस्ट कितने का, आपको कॉस्ट कितने की लागत आ रही है, कुछ भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या लागत आ रही है, कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सारी चीजों को मार्केट लीडर, जो इंडस्ट्री लीडर है, उससे कंपेयर किया जाएगा। वही हो जाएगा आपका बेंचमार्किंग। इसके बाद यहाँ पे है कि जब भी बेंचमार्किंग की जाती है तो क्या होता है, मतलब क्या क्या मेथोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 स्टेप है। पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके किस बिजनेस में, किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, रिसर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम है। जैसे आपके कस्टमर के साथ प्रॉब्लम है या सप्लायर के साथ प्रॉब्लम है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। स्टेप नंबर 2 में आइडेंटिफाई सिमिलर इंडस्ट्रीज, सिमिलर प्रोसेस। आपको उसके बाद कुछ कंपनी ढूंढनी होगी जो आपके जैसी होगी, जो आपकी जैसी इंडस्ट्रीज हो, उसमें से कुछ कंपनीज को आप शॉर्टलिस्ट करोगे और उन शॉर्टलिस्ट कंपनी में से आप बेस्ट कंपनी से अपना कंपेरिजन करोगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई अदर इंडस्ट्रीज दैट हैव सिमिलर प्रोसेस एंड शॉर्टलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर लीडर इन दिस एरिया। तो आप अपनी जैसी कुछ इंडस्ट्रीज को ढूंढोगे, उसमें से जो बेस्ट इंडस्ट्री हो उसको आप देखोगे, क्योंकि आपको अपना कंपेरिजन उनसे ही करना है। तो आपको कैसे पता लगेगा, इसमें आप कुछ कस्टमर से कंसल्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, मैगजीन भी देख सकते हैं। कुछ मैगजीन भी बताती है ना कि हाँ ये कंपनी से इतनी अच्छी है इस तरह से, तो आपको, क्या आप कुछ सर्वे भी करा सकते हैं, तो वहां से आप अपनी कंपनी जिससे आप खुद का कंपैरिजन करने वाले हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा और लास्ट स्टेप है, विजिट द बेस्ट प्रैक्टिस कंपनीज टू आइडेंटिफाई लीडिंग एज प्रैक्टिस। अब आपने जैसी टॉप कंपनी या लीडर कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप क्या करोगे, उनको आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, जानने के लिए कि वो ऐसा क्या अच्छा कर रही है जिसकी वजह से वो मार्केट में लीडर है। तो उन कंपनीज को आप विजिट कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस, उनके बिजनेस प्रैक्टिस को जानने के लिए। तो आप जो है उनको विजिट कर सकते हो या आप उनकी स्टडी कर सकते हो कि ऐसा कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस है जो करंट सिनेरियो में यूज किया जा रहा है और वो हेल्पफुल है, उससे बिजनेस प्रैक्टिस इंप्रूव हो रहा है। तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस जानना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कंपनी है जिसको आपने सेलेक्ट किया, जो टॉप कंपनी है, उसमें क्या प्रैक्टिस को इस्तेमाल किया जा रहा है उसको स्टडी करो, उसको एनालिसिस करो। ठीक है, तो वैसे 3 तरीके हैं। इसकी हेल्प से बिजनेस जो है अपना बेंचमार्किंग मेथोलॉजी को पूरा करता है। तो पहले वो अपनी प्रॉब्लम समझता है कि हमारा, जब भी कोई कंपनी या बिजनेस अपना बेंचमार्क लगाती है तो कुछ रिसर्च करती है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, क्या हमारे कस्टमर के साथ प्रॉब्लम आ रही है, हमारे एम्प्लॉयज के, सप्लायर के साथ कहाँ प्रॉब्लम है। तो रिसर्च करेगी, क्योंकि जब भी आप कंपेयर करोगे तो पहले आपको अपनी प्रॉब्लम जाननी होगी ना, उसके बाद ही आप कंपेरिजन करोगे। सेकंड में आप कुछ इंडस्ट्रीज ढूंढोगे अपनी जैसी, और उस इंडस्ट्रीज में से एक या दो बेस्ट इंडस्ट्री को फाइनलाइज करोगे। तीसरे में आप उनकी बेस्ट प्रैक्टिस ऐसा देखोगे कि उस कंपनी में ऐसी कौन सी प्रैक्टिस यूज की जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस आप अपने लिए भी जो है यूज करने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी की स्टडी कर सकते हैं, उसके एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस वहाँ पे, बिजनेस प्रैक्टिस वहाँ यूज हो रही है, इसकी वजह से वो मार्केट में लीडर है, बेस्ट है, तो वही प्रैक्टिस आप खुद के लिए भी अपना सकते हैं। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पे 7-8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बेंचमार्किंग दी है। तो पूछ सकते हैं, तो इसमें से एक एक नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, कि प्रोसेस बेंचमार्किंग क्या है या फाइनेंशियल बेंचमार्किंग क्या है, तो एक एक नंबर का, इससे ज्यादा आपको एक टॉपिक तो नहीं पढ़ना। तो कितने टाइप की आपकी बेंचमार्किंग होती है। पहला आपका प्रोसेस बेंचमार्किंग। तो यहाँ पे जो मेन फोकस या जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो बिजनेस प्रोसेस में होता है, ताकि आप समझ सके कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस यूज हो रही है। यानी स्पेशली अगर हम बोले तो यहाँ पे जो बैक ऑफिस है ना, उस एक्टिविटी को नोट किया जाएगा।
ठीक है। तो जो बैक ऑफिस में क्या प्रोसेस चल रहा है तो उस पे मेन फोकस होता है, वो है आपका प्रोसेस बेंचमार्किंग। तो यहाँ पे हम किस पे फोकस करते हैं, इसमें हमारा फोकस एनालिसिस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है बिजनेस प्रोसेस में कि ये कंपनी कौन सा बिजनेस का प्रैक्टिस यूज कर रही है, क्या बिजनेस प्रैक्टिस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। जैसे वो अपने कॉस्ट या एफिशिएंसी के लिए क्या प्रैक्टिस को यूज कर रही है, स्पेशली जो बैक ऑफिस है उसको आप स्टडी करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। कॉस्ट इनकी अच्छी कैसे है, सस्ते कॉस्ट में कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी कैसी है। तो उसके लिए आप उनका बिजनेस प्रोसेस चेक कर सकते हैं और बिजनेस प्रैक्टिस के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या ऐसा कर रही है। तो आप बैक ऑफिस जाके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो पहला हो गया आपका प्रोसेस बेंचमार्किंग। सेकेंड आपका फाइनेंशियल बेंचमार्किंग। इसमें उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आप खुद से कंपेयर करने लग जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कंपनी की जो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, उनकी बैलेंस शीट देखते हैं और उसको अपनी कंपनी के बैलेंस शीट से आप कंपैरिजन करते हैं। तो वो है आपका फाइनेंशियल बेंचमार्किंग। तीसरा आपका परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को देखते हैं अपनी टारगेट फॉर्म कौन है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ताकि आप देख सको कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस उनसे किस मामले में बेटर है, उनसे किस मामले में पीछे है। तो परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में आप क्या करते हो कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस का कंपैरिजन अपनी टारगेट फर्म या जो लीडर फर्म है उससे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कंपेयर करते हो कि हमारा प्रोडक्ट उनसे कितना अच्छा है, कितना खराब है। चौथा आपका प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग में आप क्या करते हैं कि नए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और जो पुराने प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव या अपग्रेड करते हैं। यहाँ पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग का भी सहारा ले सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग इज टेकिंग अपार्ट कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक नंबर का पूछ सकते हैं वैसे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में होता क्या है कि आप मान लीजिए आपका एक कॉम्पिटिटर है जो मोबाइल बनाता है, आपकी भी मोबाइल की फैक्ट्री है। ठीक है। आप मोबाइल बनाते हैं, स्मार्टफोन बनाते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप ठीक है उसका स्मार्टफोन आप लीजिए और उसके स्मार्टफोन के एक एक उर्जे पुर्जे को अलग कर दीजिए, उसका बैटरी अलग कर दीजिए, स्क्रीन सब कुछ अलग कर दीजिए और फिर आप उसकी स्टडी कीजिए कि इसका जो बैटरी है वो क्या क्या कितना बैकअप क्यों है, कितना इसका पावर है। तो सारा कुछ आप क्या कर रहे हैं, एक एक ऊर्जा पुर्जा आप अलग करके स्टडी कर रहे हैं, ताकि आपको पता लग सके कि जो कॉम्पिटिटर है उसके मोबाइल फोन में या उसके स्मार्टफोन में हमारी कंपनी के फोन से अलावा क्या अलग अलग फीचर है। तो इससे आप अपना जो नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस टाइप के फीचर को आप ऐड कर सकते हैं या पुराने फीचर प्रोडक्ट को आप अपग्रेड भी करा सकते हैं। तो वही आपका प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। इसमें आप अपने जो पुराने प्रोडक्ट है उसको नया डिजाइन कर रहे हैं, प्लस आप पुराने सॉरी नया प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हैं और जो पुराने प्रोडक्ट है उसको आप अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आप रिवर्स इंजीनियरिंग का भी सहारा ले सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप अपने कंपटीटर जो है उनका प्रोडक्ट लीजिए और उसके ऊर्जे पुर्जे अलग करके देखिए कि उनकी क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है, मतलब इनके प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट से क्या अलग है। ठीक है। क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस, मतलब हमारा प्रोडक्ट इनसे किस मामले में अच्छा है या हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट किस मामले में वीक है। जैसे आपके कॉम्पिटिटर की बैटरी है 5000 की, ठीक है एमएच, और आपकी है 4000, तो ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप भी 5000 वाली बैटरी बनाइए। तो इस तरह से आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया दोस्तों, कंपटीटर के प्रोडक्ट के ऊर्जे पुर्जे अलग करके फाइंड करना कि हमारे प्रोडक्ट की कंपैरिजन में क्या चीज इनके प्रोडक्ट में अच्छी है और क्या चीज खराब है। नेक्स्ट आपका फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग में जो कंपनी का फोकस होता है वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को इम्प्रूव करने का होता है। ठीक है। जैसे आपका एचआर हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अलग अलग फंक्शनल एरिया काम करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया को इम्प्रूव किया जाता है, वही आपका फंक्शनल बेंचमार्किंग। ठीक है। जैसे आपका जो कंपनी है उसका जो एचआर पॉलिसी है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बाकी चीज़ें ठीक है आपके कंपैरिजन में, बाकियों के कंपैरिजन में ठीक है। तो फंक्शनल बेंचमार्किंग में सिर्फ आप अपने एचआर के जो प्रोसेस है उसमें आप इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से उसी फंक्शनल एरिया को ही आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर फंक्शन लिखा है ना, तो पर्टिकुलर एरिया को ही आप इंप्रूव करेंगे, वही होता है आपका फंक्शनल बेंचमार्किंग। नेक्स्ट आपका बेस्ट इन क्लास बेंचमार्किंग। बेस्ट इन क्लास बेंचमार्किंग का क्या मतलब होता है, बेस्ट इन क्लास बेंचमार्किंग में क्या होता है कि इसमें आप क्या करते हैं, आप अपना लीडिंग कॉम्पिटिटर देखते हैं, ऐसा कॉम्पिटिटर जो मार्केट में नंबर 1 पे है। ठीक है। या बेस्ट परफॉर्मर जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और फिर उन्हीं की मेथड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और फिर अपनी कंपनी में अप्लाई करते हैं। तो बेस्ट इन क्लास बेंचमार्किंग में आप क्या करते हैं कि आपका लीडर, सॉरी आपका नहीं, आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें कौन लीडर है। ठीक है। तो उसको आप स्टडी करते हैं और उसके स्पेसिफिक फंक्शन को अपनी कंपनी में अप्लाई करते हैं। लास्ट आपका ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। तो ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में जो है ऑपरेशनल एरिया को स्टडी किया जाता है। ठीक है। जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, स्टाफ कितने हैं आपके यहाँ। ठीक है। और इसमें सारा कुछ जो ऑपरेशनल एरिया से रिगार्डिंग सारा कुछ इसमें आ जाता है और फिर उसके आप एनालिसिस करते हैं।
तो वही हो जाएगा आपका ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। तो इतने सारे आपके बेंचमार्किंग के टाइप हो गए। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस जिसमें बिजनेस प्रैक्टिस को स्टडी किया जाता है, फाइनेंशियल जिसमें आप अपना फाइनेंशियल डेटा को एनालिसिस करते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, परफॉर्मेंस में इसमें आप अपने जो है प्रोडक्ट और सर्विस को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट सर्विस से कंपेयर करते हैं, वो है आपका परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग में आप नए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और पुराने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते हैं। इसमें आप रिवर्स इंजीनियरिंग का भी सहारा ले सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए कंपनी है आपकी मोबाइल की, स्मार्टफोन बनाते हैं, तो आप जो मार्केट में लीडर है उसका स्मार्टफोन लीजिए, उसके एक एक ऊर्जे पुर्जे को अलग करके देखिए कि क्या चीज़ इनकी अच्छी है हमारे फ़ोन से और क्या चीज़ इनकी खराब है। फंक्शनल बेंचमार्किंग में किसी फंक्शनल एरिया पे फोकस होता है, जैसे एचआर फंक्शन, अकाउंटिंग, किसी स्पेसिफिक फंक्शन डिपार्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए ये वाली बेंचमार्किंग की जाती है। बेस्ट इन क्लास बेंचमार्किंग में आप मार्केट में ढूंढते हैं कि लीडर कौन है, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस को अपने स्पेसिफिक फंक्शन एरिया के लिए यूज करते हैं। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में सारी चीजें देखी जाएंगी, किस तरह से आप स्टाफ हायर कर रहे हैं, किस टाइप के स्टाफ है, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो ये सारा कुछ एनालिसिस करके आप अपने कंपनी में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टाइप की आपकी बेंचमार्किंग यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे एक टॉपिक बोला है कि बैंकों ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं टेक्नोलॉजी को लेके। तो जो एसबीआई है वो ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017 एसबीआई ने जो है टेक कंपनीज का सहारा लिया है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी भी टाइप का जो फ्रॉड है, फ्रॉड को रोका जा सके। ठीक है, इसके साथ ही जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उनका भी एक इनिशिएटिव है, ये भी 20 जुलाई 2017 को लिया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ ई बिजनेस जो पैक का स्कीम लॉन्च किया है। तो ई बिजनेस पैक में क्या होगा कि जो एमएसएमई कस्टमर्स है ना, उनको ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही जो 17 साल से कम एज के बच्चे हैं उनका सेविंग अकाउंट ओपन किया जाएगा। साथ ही प्री अप्रूव डिजिटल पर्सनल लोन, प्री अप्रूव डिजिटल पर्सनल लोन मतलब आपको कोई पेपर या साइन का कुछ जरूरत नहीं, सारा काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने कस्टमर्स को दी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बैंक कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एसबीआई ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है फ्रॉड को रोकने के लिए। ऐसे बीओबी ने भी कई सारे, जैसे ई बिजनेस पैक फॉर एमएसएमई, तो वो जो है ऑनलाइन ही अपना कोई भी ओवरड्राफ्ट है, डिमांड लोन है, टर्म लोन है, अप्लाई कर सकते हैं। और जो 17 साल के कम के एज के बच्चे हैं वो अपना खाता खोल सकते हैं बड़ोदरा के कैंपस में। सॉरी, बड़ोदरा चैम्प सेविंग अकाउंट, चैम्प्स ये कैंपस नहीं है दोस्तों, ये आपका चैम्प्स मतलब बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट खोला जा रहा है जिनका एज 17 साल से कम है। ऐसे पेपरलेस है, पेपरलेस का मतलब है कि पर्सनल लोन दिया जाएगा आपको, कुछ भी मतलब ब्रांच विजिट करने का जरूरत नहीं है, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप की हेल्प से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज जो है बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने कस्टमर्स को दे रहा है। इसके साथ ही कुछ वेल्थ मैनेजमेंट की ब्रांचेस ओपन हो रही है जो ऑटोमेटिक होगा, यानी आपका इन्वेस्टमेंट पूरा वेल्थ क्रिएशन कस्टमर को जो है वो पूरा सपोर्ट बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट ब्रांचेस के द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। So total quality management is defined both a philosophy and set of guiding principle। तो total quality management में क्या होता है, ये philosophy भी आप इसको बोल सकते हो और ये guiding principle भी है, that represent the foundation of continuous improving organization। ऐसी organization जो खुद को improve करते रहना चाहती है तो उसका foundation है। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ दोस्तों, total quality management का क्या मतलब है। ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि वो अच्छी क्वालिटी की चीजें अपने वहां पे यूज करे, अच्छी क्वालिटी की सर्विस कस्टमर को दे, अच्छे प्रोडक्ट दे, ताकि कस्टमर भी जो है सेटिस्फाई रहे। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया जाएगा, हर जगह पे इंप्रूवमेंट किया जाएगा, सप्लायर लेवल पे, कस्टमर लेवल पे, आपके एम्प्लॉयज है तो हर जगह जो है एक इंप्रूवमेंट किया जाएगा ताकि अच्छी क्वालिटी का जो है काम ऑर्गेनाइजेशन में किया जाए। सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड ह्यूमन रिसोर्स टू इंप्रूव ऑल द प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सीड कस्टमर नीड नाउ एंड इन फ्यूचर। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड्स और ह्यूमन रिसोर्स का यूज किया जा रहा है ताकि सारे के सारे जो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं उन सबको इंप्रूव किया जाए। तो इसके पिलर की बात करते हैं, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पिलर्स बोल दीजिए या फिर प्रिंसिपल बोल दीजिए, तो कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए। तो पहला आपका कमिटेड मैनेजमेंट, तो टॉप टू बॉटम सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म टॉप टू बॉटम जो है सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट होगा तभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जाएगा। तो पहली चीज ये है कि टॉप टू बॉटम हर जगह पे जो है ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। एंड अनवेवरिंग फोकस ऑन कस्टमर, तो जो भी आपके कस्टमर है, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल कस्टमर वही आपका स्टाफ बोल दीजिए, एक्सटर्नल कस्टमर जो आपकी जनता पब्लिक है, तो दोनों पे आपका फोकस होना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ टीम वर्क एंड इन्वॉल्वमेंट, तो टीम वर्क को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए।
टीम वर्क कैसे काम करता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके लिए भी टीम वर्क का इस्तेमाल होना चाहिए, इफेक्टिव टीम वर्क का यूज होना चाहिए। चौथा है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्शंस। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, वो लगातार होनी चाहिए। पांचवा आपका बेंचमार्किंग। आपको बेंचमार्क भी इस्तेमाल करना चाहिए। बेंचमार्क मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है आपकी कंपनी का, उसको आप कंपेयर कीजिए मार्केट लीडर से। आप ही की कंपनी में जो मार्केट में लीडर है उससे अपनी परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कीजिए, वही होता है आपका बेंचमार्किंग। नेक्स्ट है ट्रीटिंग सप्लायर एज देयर बिजनेस कलीग्स। तो जो सप्लायर है, ठीक है, उनको अपना बिजनेस पार्टनर मान के चलिए। ऐसा नहीं कि हम उनसे सामान ले रहे हैं, वो हमें सप्लाई कर रहे हैं, नहीं, वो हमारे बिजनेस पार्टनर है, इस तरह से उनको ट्रीट करना है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस मेजर फॉर द प्रोसेस। तो एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होना चाहिए। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या परफॉर्मेंस मेजर से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे कैसा परफॉर्म हो रहा है। लास्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग। तो जो एम्प्लॉय है उनको यूज करना चाहिए, ताकि कोई भी जो डिसीजन है, ऐसा नहीं कि टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया, नहीं, आपको अपने एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनकी भी राय, उनका भी इनपुट हो कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं और अपने एम्प्लॉय को ऐड मतलब उनकी राय लेते हैं, तो उससे वो उसको अपना डिसीजन मान के चलते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि जो आपने डिसीजन लिया वो सक्सेस उसमें हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म और दी गई है, क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी कॉस्ट क्या होता है, ये भी एक नंबर का पूछ सकते हैं वैसे। क्वालिटी कॉस्ट का मतलब है इट इज अ कॉस्ट रिलेटेड टू फेलिंग टू मीट प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी मान लीजिए कि क्वालिटी कॉस्ट, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बोला, ठीक है, या कोई सर्विस बोली, उसकी जो क्वालिटी आपने बोली वो आप अचीव नहीं कर पाए, उसमें आप फेल कर गए। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी सोची थी, आपके कस्टमर ने या सोसाइटी ने, तो उसके हिसाब से आप उसको अचीव नहीं कर पाए। तो अचीव ना करने की वजह से जो आपका लॉस हो, क्योंकि अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट को देते, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते, तो आपको काफी सारे बेनिफिट होते हैं। पर क्वालिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो डिजायर्ड क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की होनी चाहिए, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन की थी, आपके कस्टमर ने डिफाइन की थी, आप वो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं अचीव कर पाए, वैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस नहीं अचीव कर पाए, इसकी वजह से जो आपका कॉस्ट है, खर्चा हुआ, वही आता होता है आपका टोटल क्वालिटी कॉस्ट। ठीक है, सो क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप समझ गए कि प्रिंसिपल्स है, ये आपकी फिलोसफी आप बोल सकते हैं, जिसकी जो एक फाउंडेशन बनाते हैं कंटिन्यूस इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशंस का। कंटिन्यूस इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्वांटिटेटिव मेथड्स और ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया जाता है, ताकि सारे के सारे जो प्रोसेस उसको इंप्रूव किया जाए। इसके कुछ पिलर इन्होंने बताए हैं कि टॉप टू बॉटम जो है ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट होना चाहिए, और कस्टमर चाहे आपका इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सभी पे फोकस होना चाहिए। टीम वर्क पे जोर दिया जाना चाहिए। बिजनेस या प्रोडक्शन में लगातार इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। बेंच मार्किंग यूज होना चाहिए, मतलब आपका परफॉर्मेंस मार्केट के लीडर से हमेशा आपको कंपेयर करते रहना चाहिए। सप्लायर को बिजनेस पार्टनर की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस को मेजर करते रहना है। एक मैट्रिक्स होना चाहिए जो आपकी परफॉर्मेंस चेक कर सके कि किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं। और जो डिसीजन मेकिंग है, कोई भी डिसीजन है, तो एम्प्लॉय को भी वहां पे इन्वॉल्व करना है। इसके साथ एक टर्म है क्वालिटी कॉस्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी क्वालिटी को अगर आप अचीव नहीं कर पाते, जो आपने सोचा था, आपके कस्टमर ने सोचा था, तो उसकी वजह से जो आपको कॉस्ट होती है, वही है आपका क्वालिटी कॉस्ट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस तो किस तरह से काम करता है। तो अगर आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। पहला है चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी। आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्नोलॉजी है और वे ऑफ डूइंग वर्क, उसमें चेंज लाना पड़ेगा। अगर हम ह्यूमन सर्विस की बात करें, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट सर्विस आप कैसे दे रहे हैं, उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, सर्विस कैसे आप डिलीवर कर रहे हैं, कौन से तरीके से आप अपनी सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। सेकेंड है इसका, इसमें चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के जरूरी है। कल्चर में आपके नॉर्म्स क्या, आपकी वैल्यू या बिलीफ सिस्टम क्या। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा होता है, अच्छे नॉर्म्स होते हैं, तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तीसरा आपका पॉलिटिकल सिस्टम, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, यानी पावर बेस कैसा है, डिसीजन किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो यही तीन जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हो जाती है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज तब तक सक्सेस नहीं होगा, पहला चेंज, जब तक आप कल्चर और पॉलिटिकल चेंज को ना करें। यानी तीनों चेंज को आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो ये बात नोट की गई कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इससे कल्चर और जो तरीका है काम करने का, उसमें काफ़ी चेंज आता है। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिली है। और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो तीन चीज़ें चेंज होनी ज़रूरी है। एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा है कल्चर, और तीसरा है आपका
पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये 3 चीज़ें चेंज करके आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी में काम किस तरह से हो रहा है, सर्विस डिलीवरी किस तरह से की जा रही है, पेपर वर्क, इन सब की बात इसमें की जाएगी। ठीक है। सेकेंड है आपका कल्चर। तो इसमें आपका वैल्यू क्या है, नॉर्म्स क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में होगा। तीसरा है यहाँ पे आपका पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे डिसीजन मेकिंग की जा रही है, पावर बेस किस तरह से काम करता है। तो ये 3 चीज़ें आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका बैंकों में ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या जरूरत है। बैंकों में इसका बहुत जरूरत है, क्योंकि बैंक एक मतलब सर्विस इंडस्ट्री है। तो ऐसा बैंक जो अच्छी क्वालिटी की सर्विस अपने कस्टमर्स को देगा, ठीक है, तो वही बैंक अपना आगे रह सकता है। तो अगर हम बात करें बैंकों की, तो बैंक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करके अच्छी सर्विस दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, और उसकी हेल्प से बैंकों को कई सारे बेनिफिट इसमें हो सकते हैं। और अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी एफिशिएंसी, अच्छी अर्निंग, मार्केट में शेयर बढ़ना, ग्रोथ, ये सारे बेनिफिट बैंकों को देखने को मिलेंगे। तो बैंकों की अगर हम बात करें टोटल क्वालिटी, तो बैंक टोटल क्वालिटी में क्या क्या कर सकता है, ठीक है। बैंक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बैंकों के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में अच्छा खासा रोल प्ले करती है, और उससे बैंकों का कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, और उसके साथ बैंकों की अर्निंग बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। क्या होता है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, किसे बोला जाता है। सो ये रहा बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग इज अप्रोच फॉर डिजाइनिंग द वे वर्क इज डन टू बेटर सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मान लीजिए आप अपने घर में कुछ काम करते हैं, आपको काम करने में 4 घंटा लगता है। आपके पड़ोस में कोई आता है और वो आपको बोलता है कि ये काम तो आप 3 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने बोला नहीं नहीं, इस काम में तो मुझे 4 घंटे लगते हैं, तो मैं 3 घंटे में कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने आपको तरीका बताया कि आप वॉशिंग मशीन, आपने जो मैनुअल ली है उसको आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में चेंज कर दीजिए, उससे आपका काफी टाइम सेव होगा। तो ऐसा करके उन्होंने आपको कुछ तरीके बताए। यानी जो भी आप पहले से प्रोसेस चला रहे थे उसमें चेंज कर दिया, उसी को बोला गया री इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है री इंजीनियरिंग, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो आपका पहले से बिजनेस प्रोसेस चला आ रहा है उसमें कुछ चेंज करना, उसको से डिजाइन करना, ताकि इंप्रूवमेंट देखने को मिले। किस किस में इंप्रूवमेंट, कम खर्चा लगे, अच्छी क्वालिटी मिले और स्पीडली काम हो जाए, आपके पैसे भी बच जाए, अच्छी क्वालिटी का आपको सर्विस मिले, और आपका स्पीड भी बढ़े। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की सर्विस देना, कम सस्ते रेट में देना और स्पीडली देना, तो ये फायदा होता है रीइंजीनियरिंग की हेल्प से। तो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग में का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आप बिजनेस प्रोसेस चला रहे हैं, एक बार सोचिए कि क्या आपका बिजनेस प्रोसेस सही है, क्या वो इफिशिएंट है या नहीं है, क्या उसको रीडिजाइन करके कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। वही दोस्तों देखा जाता है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। मतलब हर कोई बिजनेस चला रहा है, कई सालों से चला रहा है, 10 साल 20 साल, तो कोई तो नया मैनेजर आता है या कोई तो नया लीडर आता है जिसको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसकी हेल्प से आउटपुट भी बढ़ेगा और कई सारे बेनिफिट भी होते हैं, एफिशिएंसी एक तरह से बढ़ जाती है। तो बिजनेस प्रोसेस रेंजिंग ऐसा अप्रोच है जिसमें जो काम है ना, काम करने के तरीके को ही रीडिजाइन किया जाता है, और वो बेटर वे में होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है और जो एफिशिएंसी है उसको हर पैरामीटर्स में इंप्रूव किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों जो टर्म था रीइंजीनियरिंग, रीइंजीनियरिंग का मतलब है रीथिंक, दोबारा से सोचो, क्या जो बिजनेस प्रोसेस चला आ रहा है उसके डिजाइन में कुछ चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तो इसको दोबारा से सोचा जाता है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो फोकस है वो प्रोसेस पे होता है, ये टास्क पे या जॉब पे नहीं है, बल्कि प्रोसेस पे है कि ये प्रोसेस जो चल रहा है इस प्रोसेस में कुछ चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते। वही होगा आपका बिजनेस प्रोसेस रेंजिंग। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो बिजनेस प्रोसेस रेंजिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और क्या क्या स्टेप है वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला स्टेप है इनविजन न्यू प्रोसेस। तो आपको कोई नया प्रोसेस लाना है तो पहली शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी। तो पहला आपको सिक्योर मैनेजमेंट सपोर्ट। सिक्योर मैनेजमेंट का सपोर्ट का मतलब कुछ भी आप अपने बिजनेस में चेंज करना चाह रहे हैं तो नीचे के लेवल के लोग तो नहीं कर सकते ना, जब तक टॉप मैनेजमेंट नहीं चाहेगा तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसमें देखना पड़ेगा कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो सपोर्ट हो, सपोर्ट दे, और प्रॉपर कमिटेड रहे कि हाँ हमें चेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि आइडेंटिफाई रीइंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज। आपको फिर एरियाज देखने की कौन कौन से एरिया जहाँ पे हमें चेंज करना सही रहेगा, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जिससे हम प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो तीसरे स्टेप में आप अपनी टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हैं। ये सारे आपके न्यू प्रोसेस के ही स्टेप है वैसे। चौथा, अलाइन विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी आप न्यू प्रोसेस बना रहे हो या जो चेंज कर रहे हो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। तो ये चार चीजें आ जाएंगी आपकी इनविजन न्यू प्रोसेस में। तो बीपीआर यानी बिजनेस प्रोसेस रीजिंग का जो पहला स्टेप है वो है इनविजन न्यू प्रोसेस, इसमें ये चार स्टेप आ जाएंगे। सेकंड बी है आपका इनिशिएटिंग चेंज। इनिशिएटिंग चेंज में आप क्या करोगे, सेटअप इंजीनियरिंग टीम। तो आप एक टीम बनाओगे जिनका काम होगा कि बीपीआर के प्रोसेस को पूरा करना। तो एक टीम बनाई जाएगी, ठीक है। टीम के बाद आप क्या करोगे, डिजायर्ड परफॉर्मेंस गोल। फिर आप
उनके गोल सेट करोगे कि ये आपका गोल है, ताकि वो इस जो प्रोसेस उनका काम दिया गया उस काम को समझ सके। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, क्लियर गोल सेट करोगे ताकि री इंजीनियरिंग में उनको जो है गाइडेंस मिल सके। तो दूसरा तरीका है गोल बनाना और पहला है तरीका टीम बनाना, ठीक है। सी थर्ड स्टेप में क्या करोगे, प्रोसेस डायग्नोसिस। प्रोसेस डायग्नोसिस में आप क्या करोगे, डिस्क्राइब एग्जिस्टिंग प्रोसेस। प्रोसेस डायग्नोसिस में पहले आप देखोगे कि पहले से कौन सा प्रोसेस चला आ रहा है, फिर उसके बाद अगले में आप क्या करोगे, डेफिशिएंसी ढूंढोगे। तो पहले जो आपको पुराना प्रोसेस चल रहा है, पहले पुराने प्रोसेस को अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक कुछ नया चेंज लाना है तो आपको पहले पुराने प्रोसेस को समझना होगा, उसके बाद ही आप नए प्रोसेस में चेंज ला सकते हैं। तो आप पुराने प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो, समझो, और कुछ डेफिशिएंसी है तो उसको अनकवर यानी फाइंड करने की कोशिश करो। तो वही आपका प्रोसेस डायग्नोस्टिक, मतलब पुराने प्रोसेस को समझो और जो कमी है उसको ढूंढो। चौथा स्टेप आपका प्रोडक्ट रीडिजाइन, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रीडिजाइन में आपका पहला क्या रहेगा कि डेवलप अल्टरनेट प्रोसेस सिनेरियो। तो प्रोडक्ट रीडिजाइन में आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग सिनेरियो की इसके बदले ये अल्टरनेट सही रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर नया जो डिजाइन है उसको आप डेवलप कर लो, एचआर आर्किटेक्ट को डेवलप कर लो, आईटी प्लेटफॉर्म को डेवलप कर लो, और जो भी एक्शन है उसका फीडबैक भी आप ब्लूप्रिंट के तौर पे रेडी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन मतलब इस तरह से काम होगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर लो, और फिर जो है फीडबैक है, फीडबैक भी आप इसमें गैदर कर सकते हैं। तो ये होगा आपका प्रोसेस डिजाइन। पांचवा आपका रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में क्या होगा कि इंस्टॉल आईटी सॉल्यूशन। तो जो आपने आईटी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया था उसको आप इंस्टॉल कर दो, और फिर प्रोसेस में क्या चेंज है उसको भी आप एस्टेब्लिश कर दो, ठीक है। यानी इसमें आप प्रोसेस को एक तरह से एक्शन में ला रहे हैं। प्रोसेस यहाँ पे आपने बनाया सारा कुछ, अब एक्शन में आ चुका है। लास्ट है प्रोसेस मॉनिटरिंग। तो जब भी आपने कोई प्रोसेस शुरू कर दिया तो आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि जो हमने प्रोसेस में चेंज किया है उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। कैसी क्वालिटी, कितना कॉस्ट लग रहा है, और ये भी देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूस इसमें इंप्रूवमेंट होती रहे, ठीक है। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना भी जरूरी है। तो ये सारे स्टेप्स से आप बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के कई सारे स्टेप है। पहले आपको नया प्रोसेस देखना पड़ेगा, इसके लिए टॉप मैनेजमेंट को पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा। फिर आप इनिशिएटिंग चेंज के लिए आप एक टीम बना सकते हो और उनको गोल बताओगे कि हाँ हम ये काम करना है। प्रोसेस डायग्नोस्टिक में वो जो टीम है उसका काम है कि पुराने प्रोसेस को समझना और जो डेफिशिएंसी उसको फाइंड करना। चौथे में उस प्रोसेस जो आपने कमियां ढूंढी तो उसमें आप चेंजेस करोगे, नया डिजाइन करोगे, आईटी प्लेटफॉर्म, एचआर, वो सारी चीजें आप इसमें रेडी करोगे। पांचवें स्टेप में आप क्या करोगे कि जो आपने यहाँ पे आईटी प्लेटफॉर्म ये सब चीजें की थी इसको आप डेवलप और इंस्टॉल कर दोगे, यानी ये एक्शन में आ जाएगा, उसका आप यूज करना शुरू कर दोगे। लास्ट प्रोसेस मॉनिटरिंग में आप चेक करोगे कि जो भी हमने प्रोसेस में चेंज किया है वो कितना काम कर रहा है, उससे हमारी क्वालिटी, कॉस्ट, उस समय क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, उसका परफॉर्मेंस आप चेक करोगे, ठीक है। और ये देखते रहोगे कि ये कंटिन्यूस आपका इंप्रूवमेंट होता रहे, ये आप इसमें चेक करोगे। तो ये 5-6 स्टेप्स में आप बिजनेस प्रोसेस रेंजिंग को पूरा कर सकते हैं। सो कंपनीज ऐसा क्यों करती है, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहती है, तो इसीलिए वो अपना जो है बिजनेस प्रोसेस रेंजिंग को इस्तेमाल करती है। एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट, कम कम पैसे में ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी करना, तो इसीलिए जो कंपनीज चाहती है कि बिजनेस प्रोसेस रेंजिंग को यूज किया जाए ताकि उनकी एफिशिएंसी भी बढ़े और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो सके। बीपीआर एंड एचआर मैनेजमेंट में ये बोला है कि जब भी बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग होती है तो प्रोसेस में चेंज आता है और साथ के साथ लोगों के रोल में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। तो जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे एचआर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है उनको नई ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ उनको रेडी करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, एचआर की जिम्मेदारी। तो यहाँ पे एचआर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आपने अपने प्रोसेस में चेंज किया, उसके लिए क्या पता कुछ नई स्किल्स चाहिए हो, ठीक है। तो वो नई स्किल्स कौन डेवलप कराएगा, ट्रेनिंग के थ्रू एचआर ही कराएगा, तो ये काम भी एचआर के ऊपर ही होता है। और एचआर जो है एक तरह से कुछ भी चेंज करना है तो वो बात कम्युनिकेट अपने एम्प्लॉयज को कौन करता है, एचआर करता है ना। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि नया प्रोसेस स्मूथली चले, बीपीआर अच्छे से काम करे, तो इसके लिए एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एचआर ही उन लोगों को नए प्रोसेस के बारे में बताता है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कराता है, उनका रोल जो चेंज हुआ नए रोल के हिसाब से लोगों को डिजाइन करना, रेडी करना, ये एचआर की जिम्मेदारी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड आईएसओ 9000 सीरीज। तो यहाँ पे आईएसओ की कुछ 9000 सीरीज के बारे में बताया, ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग याद कर लीजिए, एक एक दो लाइन में, इतना आपके लिए सफिशिएंट दोस्तों रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड आईएसओ 9000 सीरीज। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आईएसओ क्या होता है और आईएसओ 9000 सीरीज में कौन कौन सी चीजें कवर होती है। पहले हम लोग समझते हैं आईएसओ का मतलब क्या है। आईएसओ की फुल फॉर्म होगी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन।
ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है? इंटरनेशनल का मतलब हो गया ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स देती है, प्रोटोकॉल्स देती है, गाइडलाइंस देती है। ठीक है, किस टाइप की गाइडलाइंस देती है? ये कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देती है जो कि कंपनीज को फॉलो करनी होती है। तो ये सभी के लिए नहीं है, जो भी कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है। मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री इंडिया में अपने प्रोडक्ट बेचती है। अब क्या है कि इस कंपनी को मान लीजिए अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने, यूएसए में, जर्मनी में, कहीं बाहर की कंट्री में अगर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो बाहर की कंपनीज के क्या होते हैं कि कोई भी लोकल प्रोडक्ट आप कहीं पे भी नहीं बेच सकते। ठीक है, हर कंपनीज, हर कंट्रीज की अपनी अपनी गाइडलाइंस होती है, अपनी अपनी गाइडलाइंस होती है जो कि वहाँ की कंपनीज को फॉलो करनी होती है। मान लीजिए यूएसए की जो कंपनीज यूएसए के लोगों को सामान बना के बेच रही है, यूएसए की जो फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, तो वहाँ पे यूएसए ने अपने स्टैंडर्ड लगाए। ऐसे जर्मनी की जो कंपनी है उसमें जर्मनी की के जो है कंट्री ने अपने अपने स्टैंडर्ड लगाए, तो वहाँ की कंपनीज उन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। और अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इंडिया के कुछ स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है, तो ये कंपनी इंडिया के तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है, बट जो चीज इंडिया में एक्सेप्टेबल है जरूरी नहीं कि वो चीज यूएसए में भी एक्सेप्टेबल हो, और वाइस वर्सा, मतलब जो चीज यूएसए में एक्सेप्टेबल है जरूरी नहीं कि वो इंडिया में भी एक्सेप्टेबल हो। तो यहाँ पे हमें आईएसओ की जरूरत पड़ती है, यानी ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा। यानी आईएसओ बोलेगा, अब इंडिया की कंपनी बहुत कंफ्यूज है कि इंडिया के स्टैंडर्ड तो मैं फॉलो कर रहा हूँ बट यूएसए के नहीं कर रहा। यूएसए की कंपनी इस बात से परेशान है, तो कोई ना कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जो हर जगह पे एप्लीकेबल हो। मतलब कोई भी कंपनी, चाहे वो इंडिया की हो, यूएसए की, जर्मनी की, कहीं की भी हो, अगर वो आईएसओ के स्टैंडर्ड को पूरा करे तो उसके बाद वो कहीं पे भी अपना सामान किसी भी कंट्री में वो एक्सपोर्ट करके बेच सके अपना सामान। ठीक है, तो उसी के लिए आईएसओ की जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डेशन। यानी अगर आपको आईएसओ ने कुछ स्टैंडर्ड दिए, कुछ गाइडलाइंस दिए, कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं, अगर कंपनीज ने उन प्रोटोकॉल को पूरा कर दिया तो वो कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड हो जाती है। सो इससे हमें ये पता लगा कि आईएसओ की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, कंपनीज इंडिया के स्टैंडर्ड को तो फॉलो कर रही है लेकिन वो यूएसए के नहीं फॉलो कर रही है। ऐसे यूएसए की कंपनी इंडिया के फॉलो कैसे करेगी? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आईएसओ सर्टिफाइड है तो इंडिया की कंपनी हो, यूएसए की कंपनी हो, जर्मनी की हो, कहीं भी किसी भी कंट्री की कंपनी हो, अगर उसने खुद को आईएसओ सर्टिफाइड करवा लिया तो उसके बाद वो कहीं पे भी अपना सामान बेच सकते, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, यानी वो ये आईएसओ स्टैंडर्ड एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्या क्या बात करते हैं? ये आपकी क्वालिटी की बात करते हैं कि बहुत ही लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आप कहीं पे भी नहीं बेच सकते। तो आईएसओ ने जैसी क्वालिटी बताई, अगर उस क्वालिटी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट है तो आपको जो है सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आईएसओ अपनी बातें बोलता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हो कितना खुश, कितना मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आईएसओ स्टैंडर्ड अलग से है। फिर इन्वायरमेंट के लिए भी है कि आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है तो क्या इन्वायरमेंट को तो कोई हार्म नहीं पहुंचा रही, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, तो कोई पॉल्यूशन तो नहीं क्रिएट कर रही। ठीक है, तो उसके लिए भी अलग से स्टैंडर्ड है। तो अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड आईएसओ के द्वारा दिए जाते हैं और कंपनीज को जो है ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है। अप्लाई करने के बाद आईएसओ की तरफ से तो कोई वैसा एज इट इज कोई ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कोई इंस्पेक्शन करने देखने के लिए आता हो, बट जनरली हर कंट्रीज ने अपनी अपनी जो है अथॉरिटीज बना रखी है जो जाके कंपनीज में इंस्पेक्शन करेगी, देखेगी और फिर जो है आईएसओ उसको सर्टिफाइड करता है। यानी कि जो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स है, और ऐसा नहीं कि एक बार इंस्पेक्शन हो गया तो उसके बाद नहीं होगा, इसका टाइम टू टाइम रिव्यू होता है। 6 मंथ में या 1 साल में फिर से जो है रिव्यू किया जाता है। मतलब अगर ऐसा नहीं कि कोई कंपनी क्या करेगी शुरू में दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे जो स्टाफ है वो भी काफी खुश है, हम इन्वायरमेंट को भी कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा रहे, और उसको जो है कंपनी को आईएसओ का सर्टिफिकेशन मिल गया। अब फ्यूचर में उसने क्या किया, लो क्वालिटी का सामान बनाना शुरू कर दिया या इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए जो है टाइम टू टाइम रिव्यू भी होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपको आईएसओ सर्टिफाइड बना दिया तो ये परमानेंट है, ऐसा नहीं है। इसका टाइम टू टाइम रिव्यू भी किया जाता है। अगर आप इसका कोई उल्लंघन करते हैं, आईएसओ ने जो भी आपको प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस दी, अगर आप उसको नहीं मानते तो उस केस में जो कंपनी होती है ना, तो उसको जो आईएसओ सर्टिफाइड किया है वो रिवोक यानी वो कैंसिल भी कर दिया जाता है आईएसओ के द्वारा। तो इसीलिए जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी अगर कोई कंपनी खुद को आईएसओ सर्टिफाइड बता रही है तो उसको वो काम कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहना होता है ताकि उसका जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है वो कैंसिल ना किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो आपने कई बार बहुत सी एड्स देखी होगी कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये आईएसओ सर्टिफाइड है, या खाने का कोई प्रोडक्ट है या कोई मेडिसिन है तो वहाँ पे लिखा आता है ना ये आईएसओ सर्टिफाइड है। यानी आईएसओ ने जो स्टैंडर्ड उसको दिए हैं उस स्टैंडर्ड को हमने पूरा किया। हमने जो क्वालिटी की बात की थी या फिर इन्वायरमेंट हार्म की बात की थी, तो सभी फैक्टर्स में हमने दिखाया कि हम उस क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं जो क्वालिटी आईएसओ ने बताई है। अब जैसे हर कंट्री का अलग अलग रूल हो सकता है, कोई चीज, कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री में बैन हो सकती है और दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे हो सकता है। तो हर कंट्री के रूल्स अलग अलग है, पर आईएसओ के रूल हर कंट्री पे इक्वली लागू करते हैं। तो अगर किसी को आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसको क्या करना रहेगा, उस कंपनी को आईएसओ ने जो गाइडलाइंस बनाई है, जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं,
उनको अगर आप पूरा कीजिए तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं कंपनी के द्वारा, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो आईएसओ के द्वारा बनाए जाते हैं। और कंपनीज को प्रूफ करना होता है, दिखाना होता है कि आपने जो गाइडलाइंस, जो प्रोटोकॉल बोली है, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। ठीक है, आपने जो क्वालिटी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, आपके जो स्टाफ जो काम कर रहे हैं हमारे कंपनी में, उनके हैप्पीनेस को लेके, ठीक है, उनके मोटिवेशन को लेके जो बातें बोली है, हम सब में पूरा है, हमने सबको पूरा किया है, तो आपको आईएसओ सर्टिफाइड कर दिया जाएगा आईएसओ के द्वारा। ये तो आपका आईएसओ का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया कि आईएसओ क्या होता है। उसके बाद आईएसओ 9000 सीरीज। तो ये आईएसओ 9000 क्या है? आईएसओ 9000 में पूरी की पूरी फैमिली है। सो आईएसओ 9000 में क्या है? पूरी की पूरी फैमिली है। किसकी फैमिली है ये? आईएसओ 9000 पहली बार कब आया था? आईएसओ 9000 फर्स्ट टाइम 1987 में आया था। ठीक है, इसका हिस्ट्री थोड़ा तुम्हें पढ़ेंगे। फिर इसका अलग अलग वर्जन आता है, 9000, फिर 9001, 9002, 3, 4। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये आईएसओ 9000, इसको आईएसओ 9000 फैमिली बोलते हैं। ठीक है, ये उसी की सीरीज है। 9000 की अलग अलग सीरीज, या इसको आपने 9000 सीरीज के नाम से भी देखा होगा। 9000 सीरीज मतलब पहले 9000 आया, फिर 9001, 2, 3, 4, इस तरह से जो है इसकी सीरीज जो है शुरू की गई थी। तो यहाँ पे देखते हैं आईएसओ 9000 फैमिली या सीरीज जो है ये एड्रेस करती है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंटेन सम ऑफ आईएसओ बेस्ट नोन स्टैंडर्ड। तो ये जो 9000 है, इसमें आईएसओ के बेस्ट स्टैंडर्ड है और एक क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करती है। क्वालिटी मैनेजमेंट, आप एक अच्छी क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। और ये जो स्टैंडर्ड इसमें बताए गए ना आईएसओ 9000 में, ये जो स्टैंडर्ड है ये गाइडेंस का काम करते हैं या टूल्स का काम करते हैं। किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस कंसिस्टेंटली मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटी इज कंसिस्टेंटली इंप्रूव। यानी अगर कस्टमर कंपनी दिखाना चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी क्वालिटी का है और वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है लगातार इंप्रूव होती जा रही है, तो 9000 सीरीज में उसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आईएसओ 9000 कैन हेल्प अ कंपनी सेटिस्फाइड कस्टमर। तो अगर कंपनी ने आईएसओ 9000 के स्टैंडर्ड को पूरा किया है, इसका ये मतलब है कि उस कंपनी के जो कस्टमर है वो उससे सेटिस्फाई हो, खुश है उसका प्रोडक्ट खरीद के। मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो रेगुलेटर है, जैसे हर कंपनी का अलग अलग रेगुलेटर होता है ना, जैसे बैंकों का हो गया आरबीआई, तो रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट को भी वो पूरा कर रहा है और साथ साथ अपना कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी कर रहा है। कौन? कंपनी। तो ये चीज जो है आईएसओ 9000 के स्टैंडर्ड से पूरी हो जाती है, जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर कंपनी को आईएसओ 9000 मिला हुआ है, इसका मतलब कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जिससे उसके कस्टमर बहुत खुश है, वो रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट को भी कंपनी पूरा करती है और अपने में लगातार इंप्रूव की जा रही है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री दिया गया आईएसओ 9000 को लेके। ठीक है, तो पहली बार इसको 1987 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। आईएसओ के द्वारा पहली बार जो है, जो पहला आईएसओ अपना स्टैंडर्ड लेके आई, तो वो था जैसे कोई किताब होती है, कोई पिक्चर होती है, तो उसका पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन आता है ना, तो फर्स्ट टाइम आईएसओ जो है अपने वर्जन को लेके आई थी, जो था आईएसओ 9000। और इसमें फिर बार बार रिवाइज होते गए, मतलब जैसे कोई चीज़ आप पहली बार लेके आए, फिर मार्केट में काफ़ी चेंजेस आते हैं, ग्लोबली चीज़ें बहुत चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट होता रहता है। तो पहली बार 1987 में 9000 वाला लेके आए थे, फिर 2000 में इसको चेंज किया गया। ठीक है, उसमें कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया और फिर 2008 में, 2009 में। तो जो आपका 9000 2000 सीरीज है, यानी जब 2000 में ये 9000 वाला जो आपका आईएसओ था, इसको जो इम्प्रूव किया गया, तो इसमें 8 क्वालिटी मैनेजमेंट या 8 क्वालिटी प्रिंसिपल की बात की गई थी। ठीक है, तो क्या क्या थी इस पे? कस्टमर फोकस की बात की थी, लीडरशिप, मतलब आपका जो मैनेजर है, लीडर है, उसमें किस तरीके की क्वालिटीज है, पीपल कितना इन्वॉल्व है, आपके स्टाफ कितने इन्वॉल्व, किस तरीके का प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आप अपने प्रोडक्ट में या क्वालिटी में लगातार इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन मेकिंग के लिए कैसा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, तो आपके जो सप्लायर हैं उनके साथ रिलेशनशिप किस तरीके का, मतलब किस तरह से उनको भी आपके वजह से बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारे के सारे 8 स्टैंडर्ड की 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात की गई थी 9000 2000 वाले वर्जन में। मतलब पहली बार जब आया था तो बिल्कुल बेसिक था 9000 का 87 वाला, फिर जो इसका 2000 वाला वर्जन है उसमें जो है 8 गाइडिंग प्रिंसिपल की बात की थी। अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसको आईएसओ 9000 2000 वाला जो है सर्टिफिकेशन मिले, तो उसको ये 8 प्रिंसिपल्स को पूरा करना होता है, उसके बाद ही कंपनी को ये वाला सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, और
फिर नेक्स्ट है इसका 9001 2015, ये भी एक आईएसओ का ही स्टैंडर्ड है। 9001 2015 हेल्प इंश्योर दैट कस्टमर गेट कंसिस्टेंट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जो 2015 वाला जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है, यानी ये स्टैंडर्ड का जो वर्जन है वो है 9001, और ये 2015 में इसको लाया गया था, तो इसके का नाम 2015 9001 इस तरह से रखा गया। ठीक है, तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि कस्टमर को जो है कंसिस्टेंट मतलब लगातार अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस मिलता रहे, और इससे कंपनी का भी जो है अच्छा बेनिफिट इसमें हो। और ये जो 9001 2015 है ना, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, किसी भी फील्ड में किसी भी एक्टिविटी में वो कंपनी हो, वो इस वाली सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। फिर यहाँ पे बोला भी है कि 170 कंट्रीज में, 170 देशों में 1 मिलियन से ज़्यादा कंपनीज हैं जिनको ये 9001 2015 वाला सर्टिफिकेशन दिया गया है आईएसओ के द्वारा। तो इसमें मेन वही है कि कस्टमर फोकस होना चाहिए, मतलब आप कस्टमर को फोकस कीजिए, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए उस क्वालिटी का। फिर मोटिवेशन, मतलब आपके जो स्टाफ है एम्प्लॉय, उनको जो मोटिवेशन भी फील होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसमें 9001 2015 में बोली गई, और एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की इसमें बात की गई है। तो यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स हैं कि एक तो कस्टमर फोकस होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर फोकस। सेकेंड है मोटिवेशन, जो स्टाफ है वो काम करते टाइम पे मोटिवेटेड फील हो, ऐसा नहीं कि आप उनको जबरदस्ती बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ काम करा रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर आप दूसरे वाले फैक्टर को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा है कि इसमें जो है आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है, जो भी आप प्रोडक्ट आज बना रहे हैं तो कल उससे एक अच्छा इंप्रूव प्रोडक्ट बनाओगे, तो आपकी जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए। तो ये 3 फैक्टर्स अगर आप पूरा कर रहे हैं तो आपको 9001 2015 वाला सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। 9000 वाला जो स्टैंडर्ड था आईएसओ का, उसमें कौन कौन सी चीज़ों की बात की गई थी। तो सबसे पहले इसका जो सबसे पुराना वर्जन था वो 9000 था, जिसको 1987 में पहली बार लॉन्च किया गया था आईएसओ के द्वारा। फिर अगला इसका वर्जन है 9001, उससे अगला है 9002, फिर नेक्स्ट 9003, और लेटेस्ट है इसका 9004। ठीक है, तो सबके बारे में आपको एटलीस्ट एक एक लाइन का मालूम होना चाहिए। तो जो 9000 है उसमें जो मेन फोकस था वो था क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कंपनी को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है कि आपको इस बात को एश्योर करना होता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको इंस्पेक्शन के लिए कहीं पे भेजा गया, और फिर बाद में क्या हुआ कि उसमें कुछ वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया, तो आपने खुद को इम्प्रूव किया। तो क्वालिटी एश्योरेंस में इस बात को एश्योर किया जाता है कि जो भी हम क्वालिटी देंगे वो अच्छी क्वालिटी होगी और उसका फेलियर का चांस बहुत कम रहेगा। ये 9001 की खास बात थी। ठीक है, 9001 में किस चीज़ पे फोकस किया गया था? डिज़ाइन पे फोकस किया गया था, डेवलपमेंट पे फोकस किया था, और प्रोडक्शन में। तो डिज़ाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, इन 3 चीज़ों में भी आप अच्छी क्वालिटी शो करेंगे। तो ये आपकी 9001 की बात हुई थी। 9002 में आपके प्रोडक्शंस और इंस्टॉलेशंस, तो ये प्रोडक्शन सेम है, प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन स्टेज में, मतलब जब भी आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, मशीनरी कुछ भी, तो वहाँ पे आपको जो है एक अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉलेशन करनी है, और अच्छा जो है आपको अच्छा इंस्टॉलेशन यहाँ पे पूरा करना है। 9003 में जो है फाइनल इंस्पेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जो फाइनल इंस्पेक्शन की जाती है और जो आपकी टेस्टिंग होती है, फाइनल इंस्पेक्शन या लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, तो वहाँ पे 9003 की बात की जाती है। ठीक है, और 9004 में आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में लगातार इंप्रूवमेंट हो, ये आपकी 9004 में इसके बारे में बात की जाती है। ये थोड़ा सा बस बेसिक था, एक एक लाइन में भी आप लोग याद रखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक और है आपका इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं ये आईएसओ 14001 क्या है। तो 14001 इन्वायरमेंट के ऊपर है कि आप इन्वायरमेंट को कितना हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो वो है आपका 14001। तो कोई कंपनी क्या कर रही है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह के पॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए अपने काम को कर रही है। ठीक है, तो उसको आईएसओ 14000 वाला सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो जो आईएसओ 9000 वाला है वो क्वालिटी की बात करता है, और 14000 वाला आपकी इन्वायरमेंट की बात करता है कि आप कितना इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और ये चाहे आप 9001 की बात कर लीजिए या 14001 की बात कर लीजिए, ये दोनों ही जेनेरिक प्रोडक्ट, जेनेरिक मैनेजमेंट सिस्टम है, या इसको जेनेरिक बोल सकते हैं। जेनेरिक मतलब ये सभी तरह की कंपनी में अप्लाई होता है, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, चाहे मैन्युफैक्चर हो, सर्विस हो, तो हर तरह की कंपनी पे अप्लाई होती है, उसी तरह की चीज़ को जेनेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे आपका आईएसओ 9000 रहे या आपका 14000 रहे, तो हर जगह पे ये एप्लीकेबल रहती है, यानी ये हर टाइप की कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हो, सर्विस कर रहा हो, तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पे, छोटी बड़ी सब पे ये एप्लीकेबल होती है। तो कोई भी अगर कंपनी चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो आईएसओ 14001 के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि हम इन्वायरमेंट पे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में उसको 14001 वाला सर्टिफिकेशन दिया जाएगा।
द ISO रिक्वायरमेंट कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। तो ISO किन किन चीजों पे फोकस करता है? मैनेजमेंट कमिटमेंट टू क्वालिटी। तो जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, वो क्वालिटी को लेके क्या कमिटमेंट दे रहा है? क्या वो एक अच्छी क्वालिटी का हम प्रोडक्ट देंगे, इस बात का कमिटमेंट मैनेजमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा? कस्टमर पे कितना फोकस किया जा रहा है? आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे कस्टमर खुश है कि नहीं है? एडिक्वेसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है? एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस, जो आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं वो योग्य है या नहीं है? प्रोसेस मैनेजमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन हो, ठीक है, या सर्विस डिलीवरी हो, कोई भी चीज हो, तो वहां पे आपका प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है? क्वालिटी को लेके किस तरह की प्लानिंग आप करते हैं? डिजाइन मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है आपके प्रोडक्ट या प्रोसेस को लेके, ठीक है? और कस्टमर की कोई कंप्लेन आती है तो आपका क्या प्रोसेस, आप कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं? और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप ऐसा क्या करते हैं कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देखने को मिले? और रिक्वायरमेंट टू मॉनिटर कस्टमर परसेप्शन अबाउट क्वालिटी। तो कस्टमर का क्या परसेप्शन है, मतलब कस्टमर क्या सोचते हैं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, आपकी जो सर्विस है उसकी क्वालिटी के बारे में कस्टमर क्या सोचते हैं? तो ये सारे ही एरिया को आपका ISO कवर करता है, ठीक है? तो मेन मेन चीज यहाँ पे वही है कि कमिटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या कमिटमेंट दे रहा है, कस्टमर का फोकस कंपनी रखती कि नहीं रखती, कस्टमर खुश है या नहीं है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो योग्य है या नहीं है, आपका क्वालिटी प्लानिंग आप किस तरह से करते हो कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे, आपका डिजाइन, परचेसिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ठीक है? आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या करते हो, क्या आप एक अच्छा इंप्रूव प्रोडक्ट आप बनाते रहो तो उसके लिए आप क्या क्या चीजें करते हैं? फिर यहाँ पे कि कस्टमर का परसेप्शन क्या है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं, तो कस्टमर का परसेप्शन क्या होता है, ठीक है? तो इन सभी एरियाज को आपका ISO कवर करता है और इसी हिसाब से ISO अपने प्रोटोकॉल्स, अपनी गाइडलाइंस को बनाता है। और जो कंपनीज है उसको ISO के प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, उसके बाद ही ISO सर्टिफाइड मिलेगा। और कंपनी को अगर ISO सर्टिफाइड कर दिया जाएगा तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एक तरह से लाइसेंस मिल गया कि वो अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी बेच सकती है। ISO सर्टिफाइड कोई प्रोडक्ट देख के भी जो कस्टमर्स को विश्वास होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट का बॉक्स आप देख रहे हो उसके पीछे कहीं पे लिखा है ISO सर्टिफाइड है, तो देख के आपको लगता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट में मिलावट नहीं है और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो कस्टमर के लिए भी काफी बेनिफिट होता है और कस्टमर का एक अच्छा नाम हो जाता है, सॉरी, कंपनी का एक अच्छा नाम हो जाता है कि इसको ISO ने सर्टिफिकेशन दे दिया, तो इसने जो भी इंस्पेक्शन या जो भी चीजें थी सबको इसने पूरा किया, तभी इसको ISO सर्टिफाइड कर दिया गया है। क्या प्रोसीजर होता है, जैसे कोई बैंक है उसको ISO सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है? अगर कंपनी के बैंक के मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया कि बैंक की कोई ब्रांच है या बैंक है उसको ISO के किसी सीरीज के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, तो इसमें जो बैंक का मैनेजमेंट है वो एक इंटरनल, मतलब खुद का मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेगा, हु विल लिसन क्लोजली विद द एक्सटर्नल कंसल्टेंट एंड ऑल द कंसर्न ऑफिसर। तो अलग अलग जो सेक्शंस ISO के उसके लिए जो हो उसको कंसल्ट करेंगे, किसको? MR, यानी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बैंक के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करेगा। ईच प्रोसीजर दैट इज कवर्ड अंडर ISO सर्टिफिकेशन इज केयरफुली डॉक्यूमेंट। तो जो जो चीजें, जो जो प्रोसीजर बैंक को फॉलो करना है तो उसको लेके बैंक पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, पैराग्राफ, सब पैराग्राफ में सारी चीजें प्रॉपर नंबरिंग के साथ वहां पे मेंशन करेगा। और फिर जो हेड का, डिपार्टमेंट का जो हेड है, जैसे ब्रांच हेड या कोई डिपार्टमेंट हेड, उसका उस पर साइन लिया जाएगा। Therefore, all the activity of section are carried out strictly in accordance with laid down procedure। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी चीजें बैंक का फॉलो करने वाला है ISO के हिसाब से, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ, लाइनिंग, नंबरिंग के हिसाब से करेगा और ब्रांच हेड का उसमें साइन लेगा। और उसके बाद क्या होगा कि सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आ गई, मतलब बैंक सिर्फ बोल नहीं रहे कि हम ऐसा करेंगे, बट सच में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है, प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और वहां पे प्रॉपर डिपार्टमेंट हेड के साइन भी है। तो उससे ये बात तो इसमें पता लग गई है कि इस चीज को बैंक सीरियसली उसको फॉलो करने वाला है। डिपार्टमेंट हेड का भी साइन होता है और जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव उसको भी साइन करना रहता है, ठीक है? दोनों का साइन यहाँ पे रहता है। एग्जाम्पल, इट इज मेंशन दैट कस्टमर रिलेशंस एग्जीक्यूटिव इन द बैंक वुड। तो यहाँ पे मान लीजिए बैंक ने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया कि जो कस्टमर रिलेशंस एग्जीक्यूटिव है, कस्टमर जैसे कॉल करता है तो 2 रिंग के अंदर जो है कॉल पिकअप करता है, ठीक है? तो इस तरह की चीज को मॉनिटर किया गया। अगर इसमें कोई डेविएशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू बी रेक्टिफाइड एज पर लेट डाउन वंस द प्रोसीजर विद इन द प्लान सेट ऑफ एक्टिविटीज कंप्लीट। तो मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कुछ टाइम लिमिट दिया जाएगा, अगर उस रीजनेबल टाइम के अंदर उसको पूरा कर लिया जाता है तो ओके है, अगर वो नहीं है तो इसको रिवोक भी कर लिया जाएगा। इसका जो पीरियडिक रिव्यू है, मान लीजिए किसी बैंक को या किसी ब्रांच को बैंक की ISO का सर्टिफिकेशन मिला तो उसका टाइम टू टाइम रिव्यू भी किया जाएगा, जैसे हर साल हो गया या 6 मंथ हो गया, और कोई डेविएशंस मिलती है और डेविएशंस मिलने के बावजूद भी बैंक ने उसको रेक्टिफाई नहीं किया उस टाइम के अंदर जो टाइम उसको मिला था, तो उसका जो सर्टिफिकेशन है उसको रिवोक यानी कैंसिल भी कर दिया जाता है। तो ये आपका शॉर्ट में थोड़ा सा ISO हो गया, और ISO क्या होता है, किस लिए काम आता है, कौन कौन सा ISO के वर्जन है, कौन कौन सी जो ISO सीरीज है 9000 उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जो आपका 19000 है वो किस लिए है, ठीक है? तो ये कभी पूछ सकते हैं कि ISO 19000 किस लिए, सॉरी 14000 किस लिए, तो 14000 आपका है इन्वायरमेंट को लेके, ठीक।
सो हमारी मैकमिलन बुक में ISO 9000 फैमिलीज को लेके कुछ स्टैंडर्ड दिए गए 3-4, एक बार उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला 9000 की जो फैमिली है उसका जो नेक्स्ट एक सीरीज है उसमें एक है हमारा ISO 9001 2015। तो ये जेनरिक स्टैंडर्ड है। जेनरिक का मतलब होता है कि ये चाहे छोटी हो, बड़ी हो, प्रोडक्ट वाली हो, सर्विस वाली हो, किसी भी इंडस्ट्री हो, सब पे ये एप्लीकेबल होता है। और ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके ये कंसिडर करता है। इट फोकस ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट, तो कस्टमर की सेटिस्फिकेशन पे भी ये फोकस करता है। कौन सा? 9001 2015। तो ये जो 2-3 वर्ड है कि ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, कस्टमर पे फोकस करता है, क्वालिटी पे फोकस करता है, इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही 9000 2015, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है ये। और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी की बात करता है। तीसरा है 9004 2009। इट फोकस ऑन हाउ टू मेक ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मोर। तो यहाँ पे तो बेसिक क्वालिटी मैनेजमेंट की सिस्टम की बात की है, यहाँ पे उसके इफेक्टिवनेस की बात की कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कितना इफेक्टिव वे में ये काम कर रहा है। और ये भी हर ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे ये भी लागू होती है। नेक्स्ट है 19001 2011। ये आपका सेट आउट गाइडलाइंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंपनी का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर की गाइडलाइंस दी जाती है इस क्वालिटी वाले में। और ये जो 19001 वाला है ना, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ऑडिटिंग की बात करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट को लेकर गाइडलाइंस देने का काम ये करता है। और यहाँ तक कि जैसे आपका जो 9001 जो क्वालिटी वाला है और जो 14001 जो आपका इन्वायरमेंट वाला है ना, तो उन सभी की जो है क्वालिटी मैनेजमेंट की भी ये बात करता है। तो थोड़ा सा बेसिक हो गया यहाँ पे। ISO 9000 फैमिली में 4 बताएं। 9001 2015 ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता है, ये जेनरिक है, नहीं सभी तरह की कंपनी पे लागू होता है। और एक कस्टमर रिक्वेस्ट की, कस्टमर पे फोकस ये करता है। फिर 9000 2015 वाला ये बेसिक है, ये बेसिक आपका ये फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है और ये क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे जो कि लागू होता है। फिर 9001 2009 वाला, सो 19001 2001 वाला जो मेन फोकस है वो है आपका ऑडिट के ऊपर, ठीक है? इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट को लेके गाइडलाइंस देने का काम ये करता है। तो सभी में बस आप एक एक लाइन याद रखिए, उससे आपको डिफरेंस पता लगेगा। तो 19001 और 2001 का 2011 का कोड वर्ड है ऑडिट, ये इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट को लेके गाइडलाइंस देता है। 9004 और 2009 वाले का जो कोड वर्ड है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट को ये ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, यानी ये क्वालिटी मैनेजमेंट की इफेक्टिव की बात करता है। 9000 2015 वाला क्या है? इसका ये फोकस होता है कि जो कस्टमर्स है, ये मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब ये जो बेसिक गाइडलाइंस देने का काम करता है। और ये इस बात को इंश्योर करता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पूरी तरह से फॉलो हो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और 2015 एक्चुअली स्टाफ पे भी फोकस करता है कि जो स्टाफ है वो मोटिवेशन के साथ काम करे। फिर जो पहला है 9001 2015, ये आपके कस्टमर पे फोकस करता है कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जाए। तो चारों के आप कोड वर्ड को याद रखिए, एक एक वर्ड, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जो भी क्वेश्चन है आपका 1 नंबर से ऊपर किसी के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन आता है 19001 2011 तो ये ऑडिट पे फोकस करता है। 9004 2009 तो ये क्वालिटी को एफिशिएंट, मतलब यहाँ पे तो बेसिक क्वालिटी की बात करें, यहाँ पे उसके इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है, ठीक है? फिर 9000 2015 का कोड वर्ड क्या है कि ये जो है आपके क्वालिटी की तो बात ही कर रहा है, बट साथ साथ जैसे स्टाफ इन्वॉल्वमेंट उसकी भी बात कर रहा है। 9001 2015 ये बेसिक क्वालिटी की बात कर रहा है, प्लस यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फिकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है।